हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा हुआ बेहतरीन एलजी, जिसका नाम है एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। सेकंड पार्ट है ये। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो मेरा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में जाना शुरू कर देता हूं पोएटिक डिवाइसेज और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिएगा, आपके हाथ में है। आप चाहे 1.5x पर जा करके सुन सकते हैं या किसी भी तरीके से। चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने। लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन का मतलब यहाँ पर है महत्वाकांक्षा। ये एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि एम्बिशन को ऐसा पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो मॉक करता है, यानी कि वो मजाक करता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि एम्बिशन को, यानी एम्बिशियस जो लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो देर का मतलब होता है गरीब लोग जो चर्चयार्ड में दफनाए हुए हैं, इनके यूजफुल टॉयल को, यानी कि इनके मेहनती काम पर ये मजाक ना उड़ाएं, और ना ही ये मजाक उड़ाएं इनके होमली जॉयज़ का। होमली जॉय मतलब होता है छोटे छोटे खुशियों को, जो घर की खुशियाँ होती हैं, छोटी मोटी गरीबों की खुशियाँ भी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनकी खुशियों का भी मजाक ना उड़ाएं। और ना ही डेस्टिनी ऑब्सक्योर पर, क्योंकि डेस्टिनी इनकी जो है ऑब्सक्योर होती है। इनका जो भाग्य होता है ना, वो ऑब्सक्योर होता है, वो अनक्लियर होता है, वो अस्पष्ट होता है, वो गुमनाम होता है। तो इनके गुमनाम जीवन या गुमनाम भाग्य पर भी ये उपहास ना उड़ाएं। नॉर ग्रैंडुअर हियर, अब यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज किया हुआ है, क्योंकि ग्रैंडुअर को, यानी कि भव्य चीज़ को यहाँ पर दिया गया है, ऐसे मानो कि वो सुन सकता हो। तो भव्य कोई भी चीज़ हो सकती है, वो अब्स्ट्रैक्ट होती हो या वो होती हो नॉन लिविंग, जैसे कोई घर, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी। तो यहाँ उसको ऐसी क्वालिटी दी गई है कि वो सुन सकता है और वो मुस्कुरा सकता है। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। और मैं आपको जो फिगर ऑफ स्पीच नॉर्मली बताऊंगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में ना आए तो आप उसको, मैंने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप वीडियो में जा करके सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कभी फिर से कहता है कि ना ही जो ग्रैंडुअर लोग हैं, जो भव्य लोग हैं, शानदार लोग हैं, या यूँ कहें जो वेल्दी लोग हैं, वो सुने डिसडेनफुल स्माइल के साथ। डिसडेनफुल स्माइल का मतलब होता है एक तरह से तिरस्कार पूर्ण मुस्कान। तो किसी भी गरीब की बातें जब वो सुने ना, तो उनकी मुस्कुराहट में वो तिरस्कार ना हो। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी गरीब के बारे में बात करता है, तो जो ये अमीर लोग हैं वो मुस्कुराते हैं, और उनके मुस्कुराहट में जो है वो नफरत सी झलकती है या तिरस्कार सा झलकता है। तो ऐसा ये लोग ना करें, ऐसा कवि कहता है। और कहता है कि और क्या ना करें, क्योंकि इनकी जो गरीबों का एनल्स है ना, एनल्स ऑफ द पुअर, एनल्स मतलब इतिहास, जो इतिहास है, जो रिकॉर्ड है डे बाई डे का, ईयर बाई ईयर, कि 2024 में क्या थे ये, 25 में क्या हो गए, 26 में क्या कर लेंगे ये। तो जो इतिहास है गरीबों का, वो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही सिंपल है। तो साधारण लोग हैं, ये छोटा सा इतिहास है इनका, इन पर भी ये मजाक ना उड़ाएं, इन पर भी ये मौक ना करें। नेक्स्ट स्टैंजा में थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ मैं, कोशिश करता हूँ जल्दी चलने की, फिर भी टाइम ज़्यादा हो जाता है। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग के लोग, जो बड़े लोग होते हैं, धनी लोग जिसे कह सकते हो आप। बोस्ट मतलब होता है यहाँ पर शेखी बघाना या घमंड करना। तो कुलीन लोग अपने कुलीनता का घमंड ना करें। द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प का मतलब होता है प्रदर्शन, पावर मतलब होता है शक्ति का या सत्ता का। तो सत्ता का प्रदर्शन भी ना करें ऐसे लोग। क्यों ना करें वो बताएगा अभी कभी आपको। एंड दैट ऑल दैट ब्यूटी, और जो सारी ये खुशियाँ एवर गेव, कभी तुम्हें दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है EVER होता है, ये EVER होता है, और पोएट जो है ये ई को यहाँ से गायब कर देते हैं, और ये एक अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसका नाम एलिसन होता है, ELISION, जो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में बताया होगा। और ये इसलिए भी गायब कर देता है क्लेटर को, ताकि ये सिलेबस जो है वो एक कम पड़ जाए, यानी पेंटामीटर ही रहे, इसमें 10 सिलेबल ही रहे, ये 12 सिलेबल ना हो जाए या घट बढ़ ना जाए। इसलिए ये कभी जो है ऐसे एक लीटर को यहाँ से खा जाएगा, कभी कभी वर्ड भी खा जाते हैं ये। तो जो भी सुंदरता कभी दी गई है ऊपर वाले के द्वारा, या जो भी वेल्थ दिया गया है, संपत्ति दी गई है, उस पर कभी भी इनको जो है वो शेख ही नहीं बहारना चाहिए। क्योंकि आगे लिखा है, अब आपको रेजोल्यूशन देगा कि क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि अवेट्स करता है, इंतजार करता है, अलाइक समान रूप से, सभी व्यक्तियों का समान रूप से इंतजार करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे बिना सत्ताधारी हो। कौन इंतजार करता है? इनएविटेबल आर, वो घंटा जो अपरिहार्य है, जो आएगा, जरूर आएगा, जिसे कहते हैं मृत्यु। मृत्यु का आना इनएविटेबल है, कंफर्म है, वो समय जरूर आएगा। तो जब मृत्यु आती है ना, वो सबका इंतजार समान रूप से करती है, चाहे वो कोई भी हो। द पाथ ऑफ ग्लोरी, ये जो है लाइन वो पूछा गया है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस पोएट ने लिखा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके
कम से कम 20, 25, 30 पोएट्स लिखे होंगे आपके इस सिलेबस में। तो उनमें से एक का नाम लिखना होगा, 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन किसने लिखी है। आपको ये भूल जाएगा अगर कि किसने लिखा है तो परेशानी होगी, क्योंकि कभी कभी लाइन हमें याद रहती है तो वो ट्रिगर करती है उस टाइटल से कि एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जब नाम आता है तब याद आता है कि हाँ ये लाइन उसी में से है। लेकिन जो पेपर सेटर है वो इसको पोयम के द्वारा नहीं पूछेगा, वो पोएट के द्वारा पूछेगा कि लिखा किसने है। तो ऐसा ही नेट में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बोल्ड करके रखा हुआ है ताकि आपको पता रहे ये। तो यहाँ पर कहने का मतलब है पोएट का कि जो पाथ्स ऑफ ग्लोरी है ये एक मेटाफर है। आपको बता दूं मैं, पाथ्स ऑफ ग्लोरी जो है वो मेटाफर है किसके लिए? लाइफ ऑफ फेम एंड अचीवमेंट के लिए, कि जो अचीवमेंट मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, फेम मिलता है जीवन में ना, उसके लिए कहा गया है कि ये पाथ्स ऑफ ग्लोरी है। तो जो पाथ्स ऑफ ग्लोरी है वो लीड करती है आपको, भाई आप आगे चलते हो क्योंकि आपके पास अचीवमेंट है, आपके पास फेम है, आपका ग्लोरी जो है वो बहुत ही बड़ा है, भव्य है, शानदार है। तो ये रास्ते आपको लेकर के जाते हैं, लेकिन अंत में जब जाओगे आप ना तो कब्र में ही जाओगे। कहीं भी आप 50 साल, 60 से 70 साल जी लो, आपकी ग्लोरी ही ग्लोरी होगी। जहाँ पर जाओगे वो रास्ते आपके जो होंगे वो अचीवमेंट वाले होंगे, वो फेम वाले होंगे, पर लास्ट में आप कब्र तक ही जाओगे। तो चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको मरना है, लास्ट में कन्फर्म है। इसलिए कभी भी किसी को किसी भी तरीके से बोस्ट या अपने सत्य का घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है स्लाइड वो इस तरीके से है, नॉर यू ये प्राउड। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो है डायरेक्ट एपोस्ट्रॉफी पोएट लिख रहा है। यहाँ ये का मतलब होता है हे। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी। तो घमंडियों को, अभिमानियों को, अमीरों को वो सीधे सीधे जो है एक एपोस्ट्रॉफी के द्वारा एड्रेस करता हुआ कहता है कि तुम भी, नॉर यू तुम भी, इम्प्यूट मत करो, इम्प्यूट मतलब ब्लेम मत करो, टू दीज मतलब होता है ये कॉमन लोग, जो गरीब लोग हैं, इनके फॉल्ट पर, इनके छोटे मोटे जो फॉल्ट हैं, जो कमियां हैं, इन पर तुम ब्लेम मत करो। इफ मेमोरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज। ट्रॉफीज का मतलब पहले आपको मैं बता दूं, इसका मतलब होता है ग्रांड मोनूमेंट्स, भव्य शानदार जो स्मारक बनाए जाते हैं, विजयी स्मारक बनाए जाते हैं किसी की याद में कब्रों पर। आपको ही पता होगा कि बहुत सारे कब्र ऐसे हैं जिनकी याद में जो है वो स्मारक बनाए जाते हैं। तो ये छोटे लोग हैं, इनके मेमोरी में, इनकी याद में हो सकता है कि इनके टूम पर, इनके कब्र पर कोई ट्रॉफी नहीं बनाई गई हो। रेज मतलब होता है बिल्ट, कोई ट्रॉफी यानी कोई स्मारक नहीं बनाई गई हो सकता है ऐसा। तो इस पर तुम्हें ब्लेम करने की घमंडियों, अभिमानियों, अभिमानी व्यक्तियों को संबोधित जैसा कि मैंने बताया करते हुए ये बोलते हैं कि तुम्हें इन पर, इनके फॉल्ट पर, इन पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी मजबूरी थी, इनकी परेशानी थी, क्योंकि ये गरीब थे। और यहाँ पर पर्सोनिफाइड भी किया गया है मेमोरी को, क्योंकि यहाँ मेमोरी को पर्सोनिफाइड किया गया है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ट्रॉफी उठाता है, रेस ट्रॉफी, वो ट्रॉफी उठाता है। तो हालांकि हमने बताया कि यहाँ पर ये मोनूमेंट्स का बनना है, पर चूंकि पोएट ने लिखा हुआ है इसको कुछ इस तरीके से कि ये पर्सोनिफाइड हो जाता है मेमोरी। यहाँ लिखा है वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन। इसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज रखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मुझे आशा है कि आपको इमेज देख करके लग गया होगा कि एक चर्च का सीन है, और ये जो है आपने देखा, ये जो बने हुए हैं बेंचेस के बीच में जो जगह होती है ना, ये लॉन्ग ड्रॉन, इसे कहा गया है लंबा चौड़ा। आइल का मतलब आपको पता होगा, ट्रेन में, एरोप्लेन में जो किनारे की सीट होती है उसे आइल सीट कहते हैं, पर यहाँ आइल जो है ये यही है, ये जगह है जो बीच का जगह है, दोनों सीट के बीच का जगह, उसे कहा गया है लॉन्ग ड्रॉन आइल, लंबा चौड़ा ये जगह। एंड फ्रेटेड वॉल्ट, फ्रेटेड का मतलब होता है डेकोरेटेड, और वॉल्ट का मतलब होता है मेहराब या गुंबद। तो जो गुंबद ऊपर बनाया गया होता है, जो मेहराब होता है, वो बहुत लंबा चौड़ा ये रास्तों से होकर के जाता है, और वो डेकोरेटेड है, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है कि लंबा चौड़ा रास्ता है, और यहाँ गुंबद की बात करता है कि वो डेकोरेटेड है, यानी वो चर्च की बात करता है। आगे लिखा है द पीलिंग, वहाँ से क्या, आखिर चर्च का क्यों जिक्र किया गया है, वहाँ से पीलिंग, पीलिंग का मतलब होता है रिंग लाउडली, बहुत तेज़ी से बजता है। एंथेम मतलब होता है सॉन्ग। स्वेल्स का मतलब होता है इंक्रीज होना, उसकी आवाज़ बढ़ती जाती है। आपने कभी देखा होगा गिटार या कुछ यंत्र पर जो है चर्च में बजाते हैं, कोई गा रहा होता है और कोई पीछे से 5-6 लोग जो है वो कोरस में बजा रहे होते हैं। द नोट ऑफ प्रेज, उसे कहते हैं नोट ऑफ प्रेज, यानी कि बड़ाई में गाया जाने वाला गाना, जिसे प्रशंसा के स्वर कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि लंबे चौड़े गलियारे और नक्काशीदार मेहराब से गूंजता हुआ प्रशंसा के स्वर जो है वो गान को या एंथम को बढ़ाते हैं, स्वेल करते हैं। तो ये चर्च का एक दृश्य बताया गया है कि चर्च से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं, और उसी चर्च के बगल में चर्च यार्ड है जहाँ पर दफनाए जाते हैं लोग।
नेक्स्ट आपका है, अब आपसे रिटोरिकल क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर पोएट, आप ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कैन स्टोरीड अर्न। स्टोरीड अर्न का मतलब होता है ऐसा अर्न, ऐसा कलश जिस पर स्टोरी बनी गई हो। जैसे सीन, कोई कलश ऐसा होता है, कलश ऐसा कुछ कलश, और उस पर कुछ नक्काशी की गई हो जिसे देख करके आप एक कहानी सा एज्यूम कर लेते हो, कुछ ही किसी भी फिगर को आप देख करके एक कहानी बना लेते हो। तो ऐसा ही स्टोरी का मतलब है एक तरह से डेकोरेटेड, या आप कह सकते हो किसी भी सीन को अर्न पर बनाया जाना जिसको देख करके आपको लगता है कि ये कहानी सा बन रहा है। तो क्या नक्काशीदार डेकोरेटेड अर्न या एनिमेटेड बस्ट, बस्ट मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति स्टैच्यू, एनिमेटेड का मतलब होता है सजीव दिखने वाला, बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लिटिंग ब्रेथ। तो क्या अगर तुम्हारे अर्न, तुम्हारा कलश डेकोरेटेड हो या तुम्हारा बस्ट बनाया गया है, तुम्हारा मूर्ति बनाई गई हो जो सजीव लगती हो, जैसे लंदन म्यूजियम में रखा हुआ बहुत सारे सेलिब्रिटी का रखा हुआ है, मानो कि वो सजीव है। मान लो तुम धनी व्यक्ति हो और तुम्हारे कलश जो है वो डेकोरेटेड हैं, तुम्हारे जो मूर्तियां हैं वो सजीव दिखती हैं, तो क्या जो फ्लीटिंग ब्रेथ है, जो ये चल रहा ब्रेथ है, जो क्षणभंगुर सांसें हैं, उसे तुम बैक वापस इसके मैंसन में बुला सकते हो। मैंसन का मतलब महल घर नहीं है, यहाँ मैंसन का मतलब है बॉडी। तो क्या तुम मरने वाले इंसान जो मर रहा है, जिसकी सांसें जाने वाली हैं, क्या उसके शरीर में फिर से सांसें वापस बुला सकते हो? अगर तुम धनी हो, तुम ऐसे इंसान हो जो पॉम्पस हो, रिच हो, पावरफुल हो, अप्रोच तुम्हारा ज़्यादा है, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो कब यहाँ रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ के कहना चाहता है कि तुम कितने भी अमीर हो, कितने भी धनी हो, कितनी भी शानदार तुम्हारी मूर्तियाँ बन जाए, तुम कभी भी सांसों को वापस शरीर में नहीं डाल सकते। तो किस प्रकार की, इस प्रकार से कवि कहना चाहता है कि ढोंग किस बात का जब तुम ये काम नहीं कर सकते। फिर से नेक्स्ट थर्ड में यही क्वेश्चन जो है वो दाग रहा है कवि, कहता है कैन ऑनर्स वाइज। ऑनर्स वाइज का मतलब यहाँ पे, और एक बात बता दूं आपको, मैंसन जो है ये मेटाफर है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ह्यूमन बॉडी को दिखा रहा है। तो कैन ऑनर्स वाइज, ऑनर्स वाइज मतलब होता है द वॉइस ऑफ ऑनर, यानी ऐसा व्यक्ति जो रेप्यूटेड हो और जिसकी आवाज़ जो है वो यहाँ जिक्र किया गया हो। ये एक पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ऑनर की कोई आवाज़ नहीं होती। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान तो एक अब्स्ट्रैक्ट है, जो एक फीलिंग है, भाव है, ये कोई आवाज़ नहीं करता, ये बोलता नहीं है, इसको ह्यूमन फॉर्म यहाँ दिया है कवि ने। तो क्या किसी रेप्यूटेड व्यक्ति की आवाज़ प्रवोक कर सकती है, अवेक कर सकती है, जगा सकती है साइलेंट डस्ट को? साइलेंट डस्ट का मतलब होता है डेड बॉडी, क्योंकि साइलेंट इंसान तभी होता है जब वो डेड होता है। और डस्ट का मतलब होता है, कहते भी हैं कि जो ये बॉडी है ना, ये डस्ट से, मिट्टी से, धूल से बनी हुई है। तो साइलेंट बॉडी का सीधा सीधा मतलब है डेड बॉडी। तो क्या कोई भी व्यक्ति जो रेप्यूटेड हो या सम्मानित हो वो जगा सकता है किसी भी मृत्यु आदमी के शरीर को? या फ्लैटरी या कोई चापलूस सूद कर सकता है, रिलीव कर सकता है, शांत कर सकता है डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। डेथ के डल माने नीरस, कोल्ड ईयर यानी ठंडे कानों को। कहते हैं कि जब मृत्यु आती है, यमराज आता है, किसी भी तरीके से यमराज आते हों, तो उनके कान किसी की फ्लैटरी नहीं सुनते, वो चापलूसी नहीं सुनता। कुछ भी कोई कह ले, भगवान को बचा लो इसको, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब जाने वाला इंसान है ना, उसे तुम रोक नहीं सकते, तुम चाहे कितनी भी फ्लैटरी कर लो। तो कितना भी अच्छा आवाज़ हो तुम्हारी, कितना भी अच्छा चापलूसी करते हो तुम, जब मृत्यु आएगी ना तो उसके डल कोल्ड ईयर को तुम सूद नहीं कर सकते, तुम शांत नहीं कर सकते, तुम ऐसी बातें बोल करके, चापलूसी करके तुम उसको, जो मर रहा है, उसको बचा नहीं सकते। तो यहाँ डेथ भी पर्सोनिफाइड है, क्योंकि डेथ को ऐसा बताया गया है कि मानो उसके कान हो और वो सुन रहा हो। नेक्स्ट आपका स्टैंजा है, परहैप्स, शायद, इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है फॉरगेटन, भुला दिया जाने वाला। स्पॉट का मतलब यहाँ पर है ऐसा स्थान जो ग्रेवयार्ड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये नेग्लेक्टेड स्पॉट का मतलब होता है फॉरगेटन ग्रेवयार्ड। लेड का मतलब होता है केप्ट, पड़ा हुआ। तो शायद कोई इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में पड़ा हुआ है, यानी इस कब्रिस्तान में दफनाया हुआ है। सम हार्ट, कुछ दिल, दिल यहाँ पर जो है वो सिनेक्डकी है, सिनेक्डकी यानी कि एक अलंकार। हार्ट का मतलब यहाँ पर है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि ये दिल जो होता है ना, ये एक मानव के रूप में फॉर्म कर रहा है, क्योंकि कहते हैं कि सिनेक्डकी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो जो छोटे से बड़े को या बड़े से छोटे को इंडिकेट कराता हो। तो ये हार्ट जो है ये इंसान को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे अगर व्हील लिखा हो, गियर लिखा हो, तो एक गाड़ी के रूप में फॉर्म करता है। बिल्कुल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद, प्रेग्नेंट विद का मतलब होता है फुल ऑफ। सेलेस्टियल फायर का मतलब होता है डिवाइन
सेलेस्टियल मतलब होता है डिवाइन पैसन, यानी कि फायर मतलब पैसन या टैलेंट। तो कहा जा रहा है कि शायद कोई ऐसा भी इस जगह पर, इस कब्रिस्तान में जो भुला दिया गया है, कोई पड़ा होगा, कोई ऐसा इंसान पड़ा होगा जो भरा हुआ होगा सेलेस्टियल फायर से यानी टैलेंट से। तो कोई ऐसा भी इंसान इसमें दफनाया गया होगा, इसमें बहुत टैलेंट रहा होगा, लेकिन उसे टैलेंट दिखाने का कभी मौका नहीं मिला। नेक्स्ट है आपका हैंड्स। ये भी आपका सिनेक्टकी है। हैंड्स मतलब हाथ या जिसके हाथ होते हैं यानी लोग। यहाँ हैंड्स का मतलब है पीपल, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। दैट द रॉड ऑफ एम्पायर। रॉड ऑफ एम्पायर आपको दिखा दूं मैं, ये होता है, ये बहुत सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो राजा होते हैं ऐसा कुछ रॉड लेकर घूमते हैं। माना जाता है कि ये रॉड जो है ये शक्ति का प्रदर्शन है और ये बताता है कि ये मुखिया हैं, ये देवता हैं या ये सरपंच है वहाँ के। तो इस तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि हाथ जो हैं जो उस रॉड ऑफ एम्पायर को लिए हुए हैं माइट हैव स्वेड, वो लहराए जा सकते थे। स्वेड माने होता है लहराना, यानी कि यहाँ कवि का कहना है कि ऐसे भी लोग यहाँ दफनाए हुए हैं जिनके हाथ जो थे उनमें ये रॉड होता, वो शक्तिशाली माने जाते और वो अपने इस रॉड को लहराते। तो ऐसे हाथ जिन्होंने शायद किसी साम्राज्य पर शासन किया होता, लेकिन वो यहाँ दफना दिए गए क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला राजा बनने का, या गरीब इतने थे कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। या ऐसे भी लोग इनमें हैं जिनके हाथ वेक्ड टू एक्सटेसी। वेक्ड का मतलब होता है जगाना, एक्सटेसी माने होता है एक प्रकार से उत्साह भरना। लिविंग लायर का मतलब होता है जान फूंक देने वाली वीणा की संगीत। ये लिविंग लायर जो है ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि लायर को यानी वीणा को यहाँ सजीव दिखाया गया है। और रॉड ऑफ एम्पायर जो है ये मेटोनिमी है, METO, ये O है, NYMY। सिनेक्टकी मेटोनिमी में क्या डिफरेंस है ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपको चेक करना होगा तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि ऐसे हाथ जिसके हाथ में वो रॉड है, जो साम्राज्य का मालिक है, वो लहरा सकता था उस रॉड को, या उसके हाथ में साम्राज्य आ सकता था बस उसे मौका नहीं मिला, या उसके हाथ में वो लायर होता, वो वीणा होता जो लोगों के अंदर जो है वो उत्साह भर देता, ऐसा गाता कि जान फूंक देने वाला वो संगीत बजाता और लोग उत्साहित होकर के नाचते उसके संगीत पर। मतलब वो बहुत ही बढ़िया वादक भी हो सकता था, बहुत बढ़िया जो है वो राजा भी हो सकता था, पर उसे आज दफना दिया गया है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं था। लिखा हुआ है लेकिन, बट नॉलेज, लेकिन नॉलेज जो था, टू देयर आइज, उनकी आंखों के सामने, नेवर अनरोल, कभी नहीं खोला। मैं कुछ इस तरीके से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। और ये भी बता दूं कि यहाँ जब कोई कॉमा फुल स्टॉप ना हो, जैसे यहाँ नहीं है, तो आप दोनों लाइन को एक साथ पढ़िएगा। और ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, आपने सुना होगा, इंजैम्बमेंट, जानना होगा इंजैम्बमेंट क्या होता है, तो आप वीडियो में जरूर देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ नॉलेज को एक बार बता दूं मैं कि नॉलेज जो है ना ये पर्सोनिफाइड किया हुआ है, क्योंकि नॉलेज को एक रूप दिया गया है फीमेल का। जैसे यहाँ हर जो लिखा है ना, अगर आप सोचोगे कि हर क्या है, तो हर नॉलेज को दिखाया गया है, मानो कि ये जो है ये एक औरत हो। तो लिखा है यहाँ पर, लेकिन नॉलेज ने अपने एम्पल पेज, मतलब ढेर सारे, एम्पल मतलब एनफ जो पेजेज हैं इसके पास, जाहिर सी बात है जो बुक होते हैं उसमें बहुत सारे पेज होते हैं और कई सारे बुक्स पढ़ने के बाद आपको नॉलेज आती है। तो जो नॉलेज है जिसमें बहुत सारे पेजेज होते हैं, जो रिच मतलब भरपूर होता है, स्पॉल्स ऑफ टाइम मतलब होता है खजाने से, समय के खजाने से भरपूर होता है, ज्ञान के खजाने से जो भरपूर पेजेज होते हैं, उसने कभी नहीं खोला इनकी आंखों के सामने। किनकी आंखों के सामने? इन गरीबों के आंखों के सामने। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर ये इतने गरीब थे कि इनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, किताबों को खोलने का। हम चलते हैं नेक्स्ट में। चिल पेन्यूरी, देखिएगा कितनी गरीबी है और किस कारण इनको मौका नहीं मिला। चिल पेन्यूरी रिप्रेस देयर नोबल रेज। चिल पेन्यूरी का मतलब होता है कोल्ड पुअर्टी या लैक ऑफ मनी, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी या पैसे की बहुत ज़्यादा कमी को कहा गया है। रिप्रेस का मतलब होता है सप्रेस्ड या सबड्यूड, यानी दबा दिया गया है। देर मतलब गरीबों के, नोबल रेज, रेज मतलब गुस्सा नहीं यहाँ पे, यहाँ रेज का मतलब एम्बिशन से। तो जो ग्रेट एम्बिशन है इन लोगों के, उसको गरीबी ने क्या कर दिया है? दबा दिया है। गरीब जो है इंसान जो है, कुछ भी उसके अंदर एम्बिशन हो वो पूरा नहीं हो पाता है, कम से कम पहले के समय में तो नहीं हो पाता था। और क्या कर दिया है गरीबी ने? गरीबी ने फ्रोज कर दिया है, जमा दिया है। जीनियल का मतलब होता है क्रिएटिविटी और उत्साह भी होता है। करेंट ऑफ द सोल का मतलब होता है आत्मा का जो एक प्रकार से क्रिएटिविटी होता है, उसके जो प्रवाह होते हैं उसको दफना दिया है, उसको दबा दिया, उसको जमा दिया है।
तो जो इंसान क्रिएटिव होता है, उसकी आत्मा में क्रिएटिवनेस होती है, उसको ये गरीबी, जो भयंकर गरीबी होती है ना, वो दफना देती है, वो दबा देती है, वो जमा देती है। इंसान कुछ कर नहीं पाता है अपनी लाइफ में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये मेटाफर है, करेंट ऑफ द सोल जो है ये मेटाफर है। ये मेटाफर है एक पर्सन के क्रिएटिव और पैशनेट नेचर का। और यहाँ पर जो ऑक्सीमोरोन है वो है नोबल रेज। कोई भी सज्जन जो है वो गुस्सा कैसे करेगा, और जब गुस्सा करेगा तो वो सज्जन कैसे होगा। ये ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास नामक फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पेन्यूरी में भी मिल रहा है, क्योंकि गरीबी जो है ऐसा पर्सोनिफाइड किया गया है जैसे कि वो दफना रहा है, दबा रहा है या जमा रहा है, कि फ्रोज कर दे रहा है। गरीबी जमा दे रही है, गरीबी दबा दे रही है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। लिखा हुआ है फुल मेनी अ जेम, पूरे जेम से भरा हुआ। जेम मतलब होता है नवरत्नों से भरा हुआ या ब्यूटीफुल जेम जो भी होते हैं जवाहरात, उनसे भरा हुआ। और वो भी जो प्योरेस्ट रे होते हैं, इनके रे भी बहुत प्योरेस्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, आप डायमंड को देखोगे तो उनकी रे जो किरणें होती हैं, जो लाइट होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। और सेरेन का मतलब होता है काम, क्योंकि जो ज़्यादा गंभीर होता है, जो ज़्यादा शांत होता है, माना जाता है कि उसके अंदर ज़्यादा ही ज्ञान है या ज़्यादा ही वो मूल्यवान है। ऐसा ही मूल्यवान जो होता है वो जेम होता है। पर यहाँ पर जो जेम है वो एक नवरत्न के लिए यूज़ नहीं हुआ है, वो जवाहरात के लिए यूज़ नहीं हुआ है, वो हिडन पोटेंशियल या टैलेंट के लिए यूज हुआ है, गरीबों के। तो यहाँ पे ये मेटाफर का यूज हो रहा है। जेम मतलब यहाँ पे मेटाफर है, फ्लावर मतलब भी जो है ये मेटाफर है, क्योंकि ये फ्लावर जो है, ये जेम जो है, ये ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं, और ये हिडन टैलेंट है गरीबों का। द डार्क अनफैदम केव्स, द डार्क, ये जो जवाहरात पाए जाते हैं जो बहुत शुद्ध होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये डार्क में, अंधेरे में पाए जाते हैं। अनफैदम मतलब होता है अनडिस्कवर्ड, अनडिस्कवर्ड। केव्स मतलब गुफाएं, वो भी किसकी गुफाएं? ओशियन बियर, यानी कि बॉटम ऑफ द ओशियन। ओशियन बियर का मतलब बॉटम ऑफ द ओशियन। ये ओशियन के एकदम तलहटी में, तलहटी के गुफा में या तलहटी में पाए जाते हैं, जो अनडिस्कवर्ड है, यानी कि सागर की गहरी और अनछुई गुफाओं में छिपे रहते हैं ऐसे रत्न। तो ऐसे रत्न यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत अंदर छिपे होते हैं, जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं, लोग नहीं पहचान पाते हैं कि ये लोग जो गरीब हैं इनके अंदर भी कुछ छिपा होगा, कुछ टैलेंट होगा। नेक्स्ट है फुल मेनी ए फ्लावर इज बॉर्न, बहुत सारे ऐसे फूल, बहुत सारे ऐसे फ्लावर जन्म लेते हैं टू ब्लस अनसीन। ब्लस मतलब होता है यहाँ पर उगने से, खिलने से, ब्लूम से, अनसीन जिसको कोई नहीं देखता। तो बहुत सारे ऐसे खूबसूरत फूल भी होते हैं जो खिलते हैं लेकिन लोग उनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह खिलते हैं जहाँ पर लोग होते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें, उन फ्लावर में जो है वो खूबसूरती नहीं है, या वो आपके जो फ्लावर्स हैं जो आप देखते हो रोजेज या कुछ भी, उससे खूबसूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं देखें तो हमारी गलती है। तो ऐसे लिखा है कि और जो ये फूल खिलते हैं वेस्ट हो जाते हैं या वेस्ट कर देते हैं अपने स्वीटनेस को, अपने मधुरता को, अपनी खुशबू को इन रेगिस्तान की हवाओं में। तो रेगिस्तान की हवाओं में व्यर्थ हो जाता है इनकी खूबसूरती, क्योंकि ये अनसीन हो जाते हैं। ऐसा ही अनसीन होते हैं ऐसे गरीब लोग जो किसी गांव में, छोटे से गांव में रहते हैं, पड़े रहते हैं, और लोग नहीं जान पाते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है सम विलेज, कुछ गाँव। यहाँ कुछ गाँव का मतलब है कुछ गाँव के लोग। हैम्पटन, यहाँ मैंने आपको पॉइंट्स बताया था पहले ही वीडियो फर्स्ट में। हैम्पटन जो है यहाँ पर देखिएगा, मिल्टन जो है यहाँ पे, क्रॉमवेल जो है यहाँ पे, ये फिगर्स है, हिस्टोरिकल फिगर्स है। जॉन हैम्पटन, जॉन मिल्टन, ओलिवर क्रॉमवेल। तो ये तीन नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकता है कि किन नेताओं का या किन पर्सनैलिटी का, पॉलिटिकल फिगर का या पोएट का, राइटर का जो है वो जिक्र किया गया है इस पोएम में। तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, सम विलेज जो है यहाँ पर, वो हैम्पटन की तरह, दैट विद डॉन्टलेस ब्रेस्ट, जो डॉन्टलेस, निर्भीक रूप से अपने ब्रेस्ट को, अपने सीने को, 56 इंची सीने को चौड़ा करके खड़ा हो गया था। लिटिल टायरेंट, छोटे से तानाशाह के ऑफ हिज फील्ड, अपने खेतों में। तो विदिस्टूड का मतलब होता है प्रोटेस्ट करते हुए। तो कुछ गांव के लोग ऐसे भी इसमें हो सकते हैं, जो दफनाए हुए लोग हैं, इनमें से कुछ गांव के ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हैम्पटन की तरह हो सकते हैं। हैम्पटन कौन था? हैम्पटन एक ऐसा व्यक्ति था जो एक निरंकुश राजा के, यानी टायरेंट राजा के विरुद्ध जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा था। तो वो एक पॉलिटिशियन था, इसलिए यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है कि कुछ लोग हैम्पटन की तरह हो सकते हैं, जो निर्भीकता से अपने सीने को आगे करके, यानी अपने खुद को आगे करके, वो ऐसे छोटे छोटे जो तानाशाह लोग हैं ना, जो उसके खेतों को, ज़मीनों को जो है वो कब्जा कर लेते हैं, उनके सामने वो विदस्टूड हो जाए, यानी उनका विरोध करे, दृढ़ता से खड़ा हो जाए। तो इनमें से कुछ लोग हैम्पटन की तरह भी हो सकते थे, पर मर गए।
इनके बारे में कोई जाना ही नहीं कि ये लोग कैसे थे। या कुछ लोग और भी हो सकते हैं कैसे, कुछ लोग म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन की तरह हो सकते हैं। हियर मे रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम कर रहे हैं या दफना दिए गए हैं, इन छोटे छोटे कब्रों में आराम कर रहे हैं अब। और ये म्यूट शांत हैं क्योंकि मर चुके हैं। इनग्लोरियस का मतलब होता है जिनके बारे में कोई जानता है नहीं है, बिना किसी फेम या ऑनर के हैं ये मिल्टन। तो मिल्टन तो है ये, इनमें मिल्टन की क्वालिटी हो सकती है पर बिना फेम के, क्योंकि इनको लिखना पढ़ना नहीं आया, इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मिल्टन की तरह। अगर मिल्टन की तरह इनको मौका मिलता तो ये साइलेंट होकर के, म्यूट होकर के आराम कर रहे हैं ना, जो इनग्लोरियस हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, इनको भी लोग जानते, ये अगला नेक्स्ट मिल्टन पैदा होता इन सब में जो सोए हुए हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रॉमवेल की तरह होते, इनमें से जो गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। चूँकि आपको पता है कि जो क्रॉमवेल महोदय थे ये 1649 से 1653 के बीच में आयरलैंड, स्पेशली आयरलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ओलिवर क्रॉमवेल महोदय, जो बहुत ही ब्लड शेड किए, मतलब कई हजार लोग जो थे वो मारे गए आयरलैंड, ब्रिटेन में नहीं आयरलैंड में। और इनको आयरलैंड में कहा जाता था द डेविल फ्रॉम ओवर द सी, द डेविल फ्रॉम ओवर द सी, ओलिवर क्रॉमवेल को। तो ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो एक तानाशाह था और उसने कई सारे लोगों के मौत के घाट उतार दिया था जब वो राजा बना था। राजा नहीं कह सकते आप, पर कह सकते हो आप राजा की तरह बना था वो। तो गिल्टलेस, तो ऐसे भी लोग इसमें हो सकते हैं जो क्रॉमवेल की तरह होते पर वो गिल्टलेस हैं। गिल्टलेस का मतलब है कि इनमें कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने कंट्री के लिए ब्लड का यानी कि खून का काम नहीं किया, कभी भी अपने देश के लोगों का खून नहीं बहाया। तो ये इनोसेंट हैं। ऐसे भी लोग हैं इसमें जो क्रॉमवेल की तरह होते पर हुए नहीं, क्योंकि इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसलिए अच्छा हुआ कि इनोसेंट रह गए और इन्होंने अपने देश के लोगों का खून नहीं बहाया। तो कहने का मतलब इसमें है कि इस दफनाए हुए लोगों में कुछ हैम्पटन हो सकते थे जो नेता होते और अपने देश के लिए जो था, अपने खेत के लिए जो था लड़ाई लड़ते। या कुछ लोग ऐसे होते जो मिल्टन की तरह होते, अच्छी कविताएं लिखते। या कुछ लोग होते जो क्रॉमवेल की तरह होते, और अगर होते तो वो भी ब्लड शेड करते, लेकिन वो ब्लड शेड नहीं कर पाए, वो गिल्टलेस रहे, वो इनोसेंट रहे, क्योंकि उन्हें वो मौका नहीं मिला। वो मिल्टन नहीं बन पाए इसलिए इनग्लोरियस हो गए, और वो हैम्पटन नहीं बन पाए इसलिए वो जो महोदय थे वो एक तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर पाए अपने खेत को बचाने का उन छोटे छोटे तानाशाहों के खिलाफ। कुछ भी अगर आपको परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट है द अपलॉज, ये है द THE लिखा हुआ है यहाँ पर। अपलॉज का मतलब होता है प्रशंसा, और ये है लिसनिंग। सीनेट से मतलब होता है USA वगैरह में जो होता है सीनेट जो होता है वो संसद को कहते हैं। टू कमांड, तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि कभी कभी ऐसा होता है कि संसद जो है वो सुनती भी है। लिसनिंग सीनेट्स, हमारे यहाँ संसद में सांसद जो है वो सुनते नहीं है किसी की, लेकिन मान लीजिए USA के या किसी ब्रिटेन के कंट्री के किसी ऐसे कंट्री की बात की जाए जहाँ सीनेट्स होते हैं और वो लोग सुनते भी हैं किसी के कमांड को, और वो अप्लॉज भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं। यानी कि ये लोग, इन लोगों में, गरीबों में से भी कुछ लोग वहाँ होते, संसद भवन में होते, सांसद होते, सीनेटर होते, सीनेट्स में बैठ करके ये कमांड करते, कुछ दिशा निर्देश देते और लोग इनकी बातों पर तालियां बजाते। ऐसा हो सकता था इनमें से कोई होता। द थ्रीड्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज। थ्रीड्स ऑफ पेन का मतलब होता है पेन एंड रूइन, मतलब दर्द तकलीफ का जो धमकी होती उसको भी ये डिस्पाइज करते। डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार, यानी कहने का मतलब है दर्द और बर्बादी की जो धमकी होती उसको भी ये तुच्छ समझते। जाहिर सी बात है कि जब लोग राजनेता बन जाते हैं, संसद भवन में चले जाते हैं, वहाँ बहुत लोग धमकी देते हैं मारने की, पीटने की, बर्बाद कर देने की, तकलीफ देने की। तो ऐसे तकलीफ़ों को भी ये लोग जो थे वो डिस्पाइज करते, तिरस्कार करते, नफरत करते। यार छोटी चीज़ें हैं, रखो इसको, बेकार है ये। लेकिन चूंकि ये नहीं बन पाए, वो नहीं कर पाए, वो ऐसा नहीं हो पाया कि ये संसद भवन में जाएँ और ये डिस्पाइज कर पाए तिरस्कारों को, क्योंकि इनको तो वैसे भी तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड। स्कैटर मतलब होता है फैलाना, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो प्रचुर मात्रा में क्या फैलाएंगे? समृद्धि फैलाएंगे। ओवर स्माइलिंग लैंड, स्माइलिंग लैंड का मतलब होता है खुशहाल देश। लैंड मतलब होता है ज़मीन, पर यहाँ है खुशहाल देश। तो ये हो सकता था कि इनमें से ऐसे भी कुछ लोग होते जो खुशहाल देश पर समृद्धि फैलाते, या ऐसा भी कुछ करते कि एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशन साइज, और ये अपना इतिहास पढ़ते देश की आंखों में। यानी कुछ ऐसा कर जाते कि देश वालों के आंखों में इनकी जो शान शौकत थी वो बढ़ जाती, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते, और लोग जब पढ़ते उनकी आंखों में एक चमक होता। जैसे हम आज चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, उनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं जब ना, तो हमारी आंखें, राष्ट्र की जो आंखें होती हैं
वो गर्व से जो है वो आप कह सकते हो चकाचौंध हो जाती है। तो इस तरीके से भी वो काम कर सकते थे, पर ऐसा उनसे नहीं हुआ क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। नेक्स्ट स्टेंजा है, देयर लॉट फॉरबिड। लॉट मतलब होता है डेस्टिनी, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना या प्रिवेंट करना। प्रिवेंट किससे? इनके लॉक ने, इनके भविष्य ने, इनके भाग्य ने मना कर दिया। किसको मना कर दिया? उन्हें, यानी गरीबों को मना कर दिया। किस चीज़ के लिए? ऊपर के कामों को करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर के कामों में क्या क्या था, ये अपना इतिहास बना सकते थे, ये फैला सकते थे समृद्धि, या ये सीनेट्स बन सकते थे, सीनेटर बन सकते थे, सीनेट में जाकर के तालियां बजवा सकते थे अपने लिए, ये ऐसा कर सकते थे। लेकिन इनके भविष्य ने, इनके भाग्य ने जो था, इनके डेस्टिनी ने उनको ऐसा करने से रोका। नॉट सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, आगे आप फिर से जोड़िएगा दूसरी लाइन को, देयर ग्रोइंग वर्च्यूज। और ना ही, न केवल इनके भविष्य ने इनको नहीं रोका ये सब काम करने के लिए, बल्कि जो यहाँ लिखा हुआ है इसे सीमित कर दिया। सर्कमस्क्राइब मतलब होता है लिमिट में कर दिया। देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, इनके वर्च्यू जो बढ़ते वो भी लिमिट में कर दिया, और इसके साथ साथ उनके क्राइम्स को भी कन्फाइन कर दिया, यानी रिस्ट्रेन कर दिया, यानी रोक दिया। तो कभी कभी जो है ना गरीबी या अज्ञानता अच्छी भी होती है। जैसे अभी कहा गया कि इनके भविष्य ने ऊपर के काम को करने से रोक दिया इनको, कि ये अच्छे अच्छे काम नहीं कर पाए। लेकिन तो न केवल सीमित कर दिया इनके ग्रोइंग वर्च्यू को, इनके बढ़ते हुए वर्च्यूज़ को, क्वालिटीज़ को, गुण को, न केवल सद्गुणों को रोका, बल्कि इनके क्राइम को भी तो रोक दिया इसने। भाई अगर आप अमीर होते, शान शौकत वाले होते, पावर होता आपके पास, तो वर्च्यू आपकी बढ़ती, सद्गुण बढ़ते, उसके साथ साथ आप क्राइम भी करते। तो ना ही इनकी वर्च्यू बढ़ी और ना ही इनका क्राइम बढ़ा। फॉरवेड टू वेट थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन, और क्या क्या रोक दिया गया, क्या क्या अच्छाई हुआ। अगर ये गरीब थे, अगर इनको नहीं मिला मौका, तो क्या अच्छा हुआ इनका। फॉरवेड का मतलब होता है मना करना, प्रिवेंट करना, इनको रोक दिया गया, प्रिवेंट कर दिया गया। टू वेड माने जाना, थ्रू स्लॉटर का मतलब होता है हत्या के रास्ते पर जाने से मना कर दिया। टू ए थ्रोन, सत्ता पाने के लिए, थ्रोन पाने के लिए लोग जो हैं वो हत्या के रास्ते पर जाते हैं, उससे मना कर दिया गया इन्हें। क्यों मना कर दिया गया इन्हें? क्योंकि उस योग्य नहीं रहे। तो बहुत सारे राजाओं को आपने देखा होगा जो अपने बाप को मार करके, चाचा को मार करके, दादा को, बहन को, भाई को मार करके सत्ता हाथ जाते थे। तो ये जो हत्या का खेल होता था, हत्या के रास्ते पर जो ये लोग जाते थे सिंहासन पाने के लिए, वो ये लोग नहीं कर पाए। तो ये अच्छा हुआ इनके लिए। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, कि जो मानवता के लिए एक दयालुता भरा जो रास्ता था, गेट्स था, उसको बंद करने के लिए भी इन्हें रोक दिया गया। यानी ये बंदे जो थे ये मानवता के रास्ते पर चले, उसके जो गेट्स थे दया के, वो बंद नहीं किया इन लोगों ने। यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बड़े पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो मानवता का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जिन्हें वो वादे करते हैं वो वादे नहीं पूरे करते, लोग उनके घर जाते हैं और वो भगा देते हैं। उनमें कोई भी मर्सी नामक चीज़ नहीं रह जाती है मैनकाइंड पर। तो ये लोग जो थे ऐसे नहीं बने, क्योंकि इनमें इतनी ज्ञान नहीं था, और जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा दयावान होता है। नेक्स्ट है द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड। स्ट्रगलिंग पैंग्स मतलब होता है संघर्षपूर्ण पीड़ा, संघर्षपूर्ण कष्ट। कॉन्शियस ट्रूथ का मतलब होता है अंतरात्मा की सच्चाई। तो ऐसे लोग जो थे इन्हें कभी अपने अंतरात्मा की सच्चाई को छुपाने का, हाइड करने का भी कभी जरूरत नहीं पड़ी। भाई जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग क्यों अपने कॉन्शियस ट्रूथ को छिपाएंगे। जैसे बहुत सारे नेता होते हैं, कोई भी बीजेपी, एसपी, किसी भी पार्टी का हो, उसे पता है मेरी पार्टी गलत कर रही है, उनकी अंतरात्मा जो है वो सच्चाई जानती है, पर वो उसके खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल पाते। वो संघर्षपूर्ण पीड़ा में होते हैं, उन्हें कष्ट होता है कि मैं सच्चाई क्यों छिपा रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ। पर वो ऐसे बंधे हुए ना, ऐसे बेजोड़ बंधन में कि वो तोड़ करके जा नहीं सकते और उन्हें छिपाना पड़ता है। पर ये तो गरीब लोग थे, इनके पास तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो छिपाएं। तो ये एक अच्छाई भी है कि ये छिपा नहीं सकते थे। टू क्वेंच का मतलब यहाँ पे है सप्रेस, दबाना। ब्लसेज ऑफ इंजीनियस शेम, इंजीनियस शेम का मतलब होता है मासूम शर्म, ऐसा शर्म जो इनोसेंट होता है। तो ये लोग तो जो थे, बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये लोग जो है ईमानदार शर्म को या मासूम शर्म को दबाने की भी जरूरत इनको नहीं पड़ी, सप्रेस करने की नहीं, दबाने की जरूरत इनमें नहीं आई। क्योंकि ये लोग जो थे वो कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं किए जिससे इनको शर्म आए। शर्म तो उन्हें आए जो ऐसा काम करे, तो इन्हें कभी शर्म नहीं आई, कभी शर्म ने इनको दबाया नहीं कि भैया आप ईमानदार हो, आप ईमानदारी से जो है, जो आपकी मासूमियत है वो शर्मा गई हो क्योंकि आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया हो। तो ऐसा कोई कांड इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए
तो ना ही कभी इनकी अंतरात्मा को की सच्चाई को छुपाने का या जो मासूम शर्म है या इंजीनियस शेम है, ईमानदार शर्म है, उसको दबाने की जरूरत इनको कभी भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट है और हीप द श्राइन। हीप द श्राइन, हीप मतलब होता है वैसे तो एक प्रकार से ढेर, और श्राइन का मतलब होता है मंदिर, मंदिर का ढेर आप कह सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हीप द श्राइन का मतलब है वर्शिप, पूजा करना। और ना ही ये लोग जो थे वो लग्जरी और प्राइड की पूजा करते थे। लग्जरी और प्राइड कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब है गॉड्स ऑफ लग्जरी एंड गॉड्स ऑफ प्राइड। तो देवता जो हैं लग्जरी और प्राइड के, उन लोगों का कभी ये गरीब लोग जो थे वो पूजा नहीं किए। जाहिर सी बात है कि जो बड़े लोग होते हैं वो लग्जरी और प्राइड के लिए ही पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं कि इनको विलासिता मिले, इनको बहुत पैसे मिले, धन दौलत मिले। तो ऐसे गरीब लोग जो थे इनकी पूजा नहीं करते थे, क्योंकि ये इससे भी अनजान थे कि ऐसी कोई पूजा भी होती है। तो इनको नहीं चाहिए था कोई भी लग्जरी, कोई भी प्राइड। अगर ऐसे बुद्धिमान होते तो आजकल के लोगों की तरह ये भी विलासिता और अभिमान के मंदिर में जा कर के उनकी पूजा करते। या इंसेंस का मतलब एक तो होता है धूप बत्ती, एक होता है प्रेज करना, ऑफरिंग करना यानी चढ़ावा चढ़ाना। हम भी जाते हैं कहीं पर 100 रुपये का कुछ लेकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, कुछ और करते हैं या चद्दर चढ़ाते हैं, और हम ये मांगते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए। हम अगर बिजनेस में हैं तो बिजनेस में तरक्की करें, हम पढ़ाई में हैं तो ये जॉब पा जाए, हम सीधे जो है यूपीएससी बीट करें या हम राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका के सीधे। तो ऐसी जो ऑफरिंग्स होती है या जो हम बड़ाई करते हैं या जो धूप बत्ती जलाते हैं, किंडल्ड का मतलब होता है जलाना, एट द म्यूज फ्लेम, म्यूज फ्लेम का मतलब यहाँ पे है पोएटिक इंस्पिरेशन, कविता की देवी। म्यूज मतलब होता है कविता की देवी, फ्लेम मतलब होता है उसका इंस्पिरेशन। कविता जैसे आपने पढ़ा होगा जॉन मिल्टन में, जॉन मिल्टन जब शुरू करता है तो इन्वोक करता है म्यूज को कि मुझे जो है अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो मुझे रास्ता दिखाओ, ऐ कविता की देवी, ऐ म्यूज मुझे रास्ता दिखाओ, मैं आगे लिखना चाहता हूँ कुछ और तुम्हारे द्वारा ही लिख पाऊंगा मैं, मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर जो कवि है वो कविता की देवी के आगे जाकर के फूल माला चढ़ाता, धूप बत्ती जलाता, या जो बिजनेसमैन होता वो भी ऐसा काम करता, वो भी 100-200 रुपये चढ़ाता, वो भी कहता कि मैं 50 रुपये का ये करूँगा अगर मुझे ये मिल जाए तो ये काम भी इन गरीबों ने नहीं किया क्योंकि इनको इतनी समझ नहीं थी। तो ये सारे चोचलेबाजियों से ये बच गए, ऐसा कहने का मतलब है। यहाँ पर लग्जरी और प्राइड जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाइड हुआ है क्योंकि ये देवी देवताओं के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर म्यूज फ्लेम जो है ये है मेटाफर, यहाँ इसका मतलब है आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, ठीक है, पोएटिक इंस्पिरेशन या आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन। चूँकि कवि है तो ये आर्टिस्टिक या पोएटिक इंस्पिरेशन चाहेगा कि मुझे अच्छे अच्छे लाइन्स आए, मैं अच्छे अच्छे लाइन्स लिखूँ, ऐसा वो पूजा पाठ में बोलेगा। नेक्स्ट आपका है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। जैसा कि आपको बताया गया है कि थॉमस हार्डी ने अपने 4th नॉवेल में इसका यूज किया हुआ है इस टाइटल को, तो ये इसलिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है फार फ्रॉम द मैडिंग। मैडिंग क्राउड का मतलब होता है उन्मादी भीड़, पागल भीड़। भीड़ वैसे भी पागल होती है क्योंकि वो एक साथ जाती है कहीं पर, और लोग कहते हैं कि जो भीड़ में चलता है वो कभी अपना रास्ता बना नहीं पाता है। जैसे तारे जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, चांद एक अकेला निकलता है, सब कोई अगर आसमान में देखता है तो चांद को पहले देखता है, तारों का तो नाम भी नहीं पता उनको 2-4 को छोड़ करके। तो भीड़ में चलने वालों का कोई नाम कोई पहचान नहीं होता। तो फार फ्रॉम बहुत दूर होता है ऐसे मैडिंग क्राउड के इग्नोबल स्ट्राइफ से। इग्नोबल स्ट्राइफ मतलब होता है डिसऑनरेबल, इग्नोबल मतलब डिसऑनरेबल या पॉइंटलेस, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष। तो जो ये पागल लोग होते हैं इनके बिना तर्क के जो संघर्ष ये कर रहे हैं ना, इनसे बहुत दूर होते हैं वो। तो जो भी एक पागलपन इंसान करता है, पैसे के लिए भाग रहा है, कुछ और के लिए भाग रहा है, उससे ये दूर होते हैं। देयर सोबर विशेष, क्योंकि इनके जो सोबर विशेष होते हैं, सोबर विशेष का मतलब होता है नॉर्मल इच्छाएं या गंभीर इच्छाएं। नेवर लर्न टू स्ट्रे, वो कभी स्ट्रे करना नहीं सीखती है, कभी भटकना नहीं सीखती है। इनकी इच्छाएं कभी भटकती नहीं है। इच्छाएं भटकती का मतलब है कि हम 100 रुपये पा गए, हम 1000 के चक्कर में होते हैं, 1000 पा गए, लाख के चक्कर में होते हैं, लाख करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। पर इनकी इच्छाएं छोटी थी और इनकी इच्छाएं इसलिए कभी स्ट्रे नहीं किया, कभी इधर उधर भटका नहीं कि मैं आज ये चाहता हूँ तो कल ये चाहने लगूंगा, क्योंकि ये गरीब थे, नासमझ थे। तो नासमझ होना भी कभी कभी अच्छा होता है। यहाँ पर कवि कुछ अच्छाइयों के बारे में बता रहा है कि नासमझ की ये अच्छाइयाँ हैं। इसके पहले कवि जो था वो बुराइयाँ बता रहा था। अलॉन्ग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, वेल मतलब होता है वैली यानी घाटी, कूल मतलब कूल होता है, और यहाँ सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है एकांत। तो जीवन की शांत और एकांत घाटी, कूल का मतलब यहाँ पे है शांत, जीवन की शांत और एकांत घाटी। दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे, तो
जीवन को यहाँ पर एक मेटाफोरिकली यूज किया गया है कि इसका एक शांत और एकांत घाटी के रूप में यूज हुआ है। जीवन का शांत और एकांत घाटी, ये लोग जो होते हैं, दे मतलब गरीब लोग, केप्ट का मतलब होता है ये कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं। नॉइजलेस टेनर का मतलब होता है शांत तत्व। टेनर का मतलब होता है तत्व या धारा या आवाज़ भी होता है, साउंड भी होता है, पर यहाँ जो इसका मतलब है शांत धारा से है। तो ये शांत धारा अपने रास्ते को एक शांत धारा की तरह लेकर के आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि शांति से ये अपना काम करते हैं। जीवन में इनके कभी उथल पुथल नहीं होता। बहुत छोटी सोच होती है इनकी, बहुत छोटी इच्छाएं होती हैं इनकी, बहुत छोटे काम होते हैं इनके, बहुत छोटा ही इनका धन दौलत या परिवार को पता नहीं छोटा बड़ा हो सकता है, उस समय का क्या ही मतलब। नेक्स्ट है आपका येट इवन दीज बोन्स, फिर भी इनके जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, जो दफनाए हुए हैं इस चर्चयार्ड में, फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए इंसल्ट से, क्योंकि इनकी बेइज्जती बहुत हो गई है, इंसान की बेइज्जती हो गई है। तो यहाँ बोन्स का मतलब आपको बता दी जाए कि ये गरीब लोगों की अस्थियाँ से मतलब है, जो गरीब लोग दफनाए हुए हैं। तो हालांकि अभी भी जो है इनके हड्डियों को इंसल्ट होने से बचाने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? कुछ फ्रेल माने कमज़ोर, मेमोरियल का मतलब मोनूमेंट्स, स्टिल अभी भी इरेक्ट किए गए हैं, खड़े किए गए हैं, बनाए गए हैं। नाय मतलब होता है नियर, तो अभी भी मकबरा जो है वो बनाया गया है, बस वो जो बनाया गया है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, छोटा है, जर्जर हो चुका है। तो ये जर्जर जो स्मारक बने हैं वो इनके अस्थियों को, बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इनकी इंसल्ट तो हो चुकी है, अब हड्डियां ही केवल बची हैं। अब हड्डियों का इंसल्ट कौन करेगा? हड्डियों के इंसल्ट को बचाने के लिए, मतलब एक प्रकार से आयरनी यूज हुआ है यहाँ पे। इंसान की बेइज्जती तो ठीक है, पर बोन्स की बेइज्जती बचाने के लिए प्रोटेक्शन हो रहा है यहाँ पे। इंसान की बेइज्जती बचाने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन कोई नहीं था। और किससे प्रोटेक्शन हो रहा है इनका? लिखा है विद अनकाउथ राइम्स। अनकाउथ क्या होता है? ये अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य, रफ, और राइम्स मतलब होता है वर्सेज या छंद। असभ्य छंद के साथ एंड शेपलेस स्कल्पचर। शेपलेस मतलब आकारहीन, स्कल्पचर्स मतलब होता है मूर्तियाँ, डेक्ड मतलब होता है डेकोरेटेड। तो असभ्य छंद लिखे हुए हैं और आकारहीन मूर्तियाँ बनाई गई है जो डेकोरेट की गई है। मतलब इनके लिए जो मोनूमेंट्स बनाया गया है ना, वो आकारहीन मूर्ति है, शेपलेस है वो, और इन पर जो लिखा गया है वो असभ्य छंद है। जैसे बहुत सारे राइटर के ऊपर जो उनका कब्र होता है उस पर कुछ लिखा होता है, इसे एपिटफ कहते हैं। वो कुछ लिखा होता है, उनके बारे में कुछ लिखा होता है, कुछ लाइंस जो उनके क्वालिटी को बताता है। यहाँ तक कि जॉन मिल्टन पर लिखा हुआ था, या थॉमस ग्रे पर भी लिखा था, या बहुत सारे राइटर्स पर, बहुत सारे पोएट्स पर लिखे होते हैं। और वो या तो खुद राइटर लिख देता है, और या तो कोई और उसका साथी या कोई और अच्छा चाहने वाला राइटर जो होता है लिखता है। तो बड़े लोग लिखते हैं ऐसे लोगों के कब्र पर, लेकिन यहाँ ये छोटे लोग हैं, इनके कब्र छोटे हैं, और वो बहुत बेकार सा बनाया हुआ है। मोनूमेंट्स या मकबरा जो भी बनाया गया है, जहाँ दफनाए गए हैं, ये बहुत बेकार सा बनाया गया है। उन पर जो लिखा हुआ है वो भी बड़ा गंदा लिखा हुआ है। इम्प्लोर्स लिखा हुआ है यहाँ। ये जो बनाए गए हैं मूर्तियाँ ना, ये इम्प्लोर्स, यानी इम्प्लोर्स का मतलब होता है बेग। ऐसे लगता है जैसे कि विनती कर रहा हो ये। द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ साई। पासिंग ट्रिब्यूट का मतलब होता है जो गुजर रहा हुआ लोग है ना, उससे ये चाहते हैं कि वो ट्रिब्यूट ऑफ साय दे। साय मतलब आह भरना, दुख के साथ एक प्रकार से वो इन्हें ट्रिब्यूट दे, इनको रिस्पेक्ट दे। मतलब थोड़ा सा एक मोमेंट्री रिस्पेक्ट चाहता है ये, कि जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनसे वो बेग्स करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है कि हमें भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो। मरने वाली अस्थियाँ जो दफनाई हुई हैं, उसके ऊपर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं आकारहीन, बेकार सा, जिस पर कुछ लिखा हुआ है, लाइन्स, दो चार लाइन जो गंदा लिखा हुआ है, लिखने वाला भी शायद अनपढ़ रहा हो। तो जो भी लिखा हुआ है, जो भी मूर्ति बनाई गई है, वो ऐसी दयनीय हालत में बनाई गई है कि वो सोचता है कि मैं इम्प्लोर्स कर रहा हूँ, बेग्स कर रहा हूँ, जो पासिंग, जो गुजर रहे हुए लोग हैं, ट्रिब्यूट की, ये भी हमें ट्रिब्यूट दें, ये भी हमें एक रिस्पेक्ट दें, वो भी साई के साथ, आह के साथ। मतलब कितना बेकार सा बना है, कितना बेचारा सा फील कराता है यहाँ पर उसकी मूर्तियाँ या उसके ऊपर लिखे हुए छंद। तो यहाँ पर वो चाहता है कि हमें रिस्पेक्ट मिले, पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, लोग हो सकता है बेचारा के भाव से उसे देखें या मूर्तियों को देखें। नेक्स्ट स्टैंजा है इस तरीके से, देयर नेम इज़ द नेम ऑफ द पुअर्स। जो गरीब लोग दफनाए गए हैं उनके जो कब्र पर है उन नाम लिखा हुआ है, ईयर्स लिखा हुआ है, कब पैदा हुए, कब मर गए, और स्पेल्ड मतलब रिटन। किसके द्वारा लिखा गया है? अनलेटर्ड म्यूज के द्वारा लिखा गया है, यानी कि अनएजुकेटेड पोएट या पोएटिस के द्वारा लिखा गया है।
तो बड़े लोग होते हैं तो शिक्षित लोग लिखते हैं, विख्यात लोग लिखते हैं, फेमस लोग लिखते हैं। छोटे लोग थे तो किसी भी अनपढ़ को पकड़ करके लिखवा दिया गया इनकी कब्र पर। द प्लेस यानी ऑन द प्लेस ऑफ फेम एंड एलजी, जहाँ पर एलजी सप्लाई होता या फेम सप्लाई होता वहाँ पर ये लिख करके काम चला दिया गया, यानी कि प्रसिद्धि के बारे में लिखते। बड़े लोग होते, विलियम शेक्सपियर होते तो उनके बड़ाई के बारे में लिखा जाता, या कोई और होता तो उनके एलजी के बारे में शोक गीत के रूप में लिखा जाता कि ये बंदा ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन उसके जगह पर किसी अनपढ़ को पकड़ करके लिखवा दिया गया। एंड मेनी या होली टेक्स्ट, और बहुत सारे होली टेक्स्ट यानी पवित्र जो ग्रंथ थे या बाइबल जो था अराउंड चारों तरफ फेंक दिया गया उसके। शी का मतलब यहाँ पर है अनलेटर्ड म्यूज़, यानी यहाँ शी बताया गया है उस अनपढ़ कवि को, कवित्री बताया गया है कि वो अनपढ़ कवित्री जो थी, जो लिखी हुई थी, उसने चारों तरफ स्ट्रीव कर दिया, फेंक दिया उस होली टेक्स्ट को। दैट टीच, और वो होली टेक्स्ट जो था या बाइबल जो था सिखाता है कि ये जो गांव के लोग होते हैं, जो रस्टिक होते हैं, जो नैतिकतावादी से भरे होते हैं, मोरलिस्ट मतलब नैतिकतावादी से भरे होते हैं, उनको मरना कैसे है। मतलब केवल मरना सिखाता है ये, मतलब एक आयरनी है यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि ग्रंथ तो जीना सिखाता है, ग्रंथ जीने का तरीका सिखाता है, पर यहाँ मरना सिखा रहा है इन देहाती लोगों को, इन गरीब लोगों को, इन गाँव के लोगों को। सेकेंड पार्ट के लास्ट स्टेंजा में चलते हैं हम। लिखा है फॉर हु, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, डम जो मौन है, फॉरगेटफुलनेस से यानी कि भुला दिए जाने से, अप्रे माने शिकार, मतलब ऐसा कौन है जो मरने के बाद भी जो है वो चाहता है कि मुझे भुला दिया जाए। कौन ऐसा व्यक्ति है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, कभी आपसे पूछेगा, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दिया है। और कौन ऐसा व्यक्ति है, डिसप्लीजिंग एनेक्सिस, प्लीजिंग मतलब होता है खुश, एनेक्सिस का मतलब होता है दुख। दुख और सुख दोनों जीवन के पहलू हैं, लगे रहते हैं। बींग मतलब बींग प्राणी, एवर मतलब कभी भी, रिजाइन मतलब होता है त्यागना, यानी जीवन से त्यागना। यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस सुख दुख से भरे जीवन को खुद से त्यागना चाहता है, अपने मर्जी से त्यागना चाहता है। भाई हर कोई बंदा जो है वो जीना चाहता है, सुख दुख तो लगे रहते हैं, तो कोई अपने मन से तो नहीं चाहता है कि वो अपने जीवन को त्याग दे। दो चार ऐसे होंगे पर ऐसे ये रेयरेस्ट हैं। तो लेफ्ट द वॉर्म, और कौन ऐसा है, लेट द वॉर्म प्रेसिंग्स, प्रेसिंग्स मतलब होता है बाउंड्रीज, और वॉर्म का मतलब गर्म नहीं है, वॉर्म का मतलब होता है कंफर्टेबल। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कंफर्टेबल जोन को, कंफर्टेबल बाउंड्रीज को, कंफर्टेबल बाउंड्रीज जैसे आपका घर आपको कंफर्ट फील कराता है, कंफर्टेबल बाउंड्रीज मतलब कुछ ऐसे जगह जो आपको अच्छा लगता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कंफर्टेबल जोन को, कंफर्टेबल बाउंड्री को, वो भी खुशनुमा दिन के, मतलब जब तुम खुश हो, प्रेजेंट जीवन तुम्हारा चल रहा है, लाइफ तुम्हारी अच्छी चल रही है, तुम कंफर्टेबल जोन में हो, कौन ऐसा है जो छोड़ना चाहता है, लेफ्ट करना चाहता है, मरना चाहता है। नॉर और ना ही, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि जो कास्ट, जो नज़र डालता है एक बार, आखिरी बार, लॉन्गिंग मतलब उस ललक से, उस तड़प से, लिंगरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लुक बिहाइंड का मतलब पीछे मुड़ करके देखना। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जाते समय एक बार नज़र नहीं डालकर देखना चाहता, एक ललक से, तड़प से देखना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है कि जब इंसान एक दूसरे को छोड़ करके जाता है तब भी एक बार देखना चाहता है। घर छोड़ना होता है उसको, घर छोड़ करके जा रहा है, पता नहीं फिर आऊँगा नहीं आऊँगा, माँ छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा, उसको भी एक ललक से दिखता है, ठहराव के साथ देखता है, लॉन्ग लास्टिंग देखता है पीछे मुड़ करके। यहाँ तो मरने जा रहा है वो, मतलब है कि हम भी कभी देखे होंगे अपने आसपास कि जब भी कोई इंसान कभी मरने वाला हो तो वो अपनी इच्छा पूरी कराता है कि मुझे ये खाना है, या मुझे इस इंसान से मिलना है, या मुझे ये जाना है। तो एक आखिरी जो ललक होती ना, उसे वो पूरा करना चाहता है। यहाँ तो केवल देखने की बात कर रहा है, तो हर इंसान ऐसा चाहता है, यानी कि नॉर्मल सी बात है। इस स्टैंजा में कहा जा रहा है कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों एक तरीके से जीना चाहते हैं। कोई भी भुला दिए जाने वाला काम नहीं करना चाहता कि मुझे भुला दो, या कोई भी ऐसे नहीं त्याग दे देगा अपने जीवन से, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। और अपने जब खुशनुमा दिन होते हैं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने खुशनुमा दिन में छोड़ करके जाना चाहता हो अपने इस प्रेमिसेज को, इस बाउंड्रीज को, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिना पीछे मुड़े ही, बिना ललक से देखे ही चला जाए। इस तरीके से ये स्टैंजा खत्म होती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए।